आप लोग केस जीतने का फॉर्मूला हमेशा अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं। जी हां, जितने लोग झूठा केस फेस कर रहे हैं, स्पेशली जिनके ऊपर 498 झूठा लगा हुआ है, वो बिल्कुल एकदम किनारे पे खड़े हैं तलाक के। मगर उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। उन्हें लगता है बस 498 का केस लड़ना है, 125 का केस लड़ना है, डीवी का केस लड़ते रहना है। मगर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आपकी पत्नी ने ड्राफ्टिंग में एक एटम बॉम्ब फिट करके आपको दिया है जो आप उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। वो एक ऐसा कागज है, वो एक ऐसा पत्र है जो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा निकाल के लाता है आप पर लगाए गए झूठे 498 के केस का। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैंने एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि लोग हमेशा सिर्फ एक तरफ डूबे रहते हैं, लड़ना है, बचना है, केसेस के अंदर अगली डेट पे क्या करना है, मगर ये नहीं सोचते हैं कि हमें केस कैसे खत्म करना है। लड़ने की कोई भी लंबी समय सीमा कहां तक हो सकती है यह तय नहीं है, पर केस खत्म करने की सीमा तय की जा सकती है। आज इसी तरह से आपको एकदम फर्राटे से केस से बाहर निकलना और तलाक विदाउट एलिमनी का ये फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। देखिए, इसको लागू करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए जो मेहनत करने से बचना चाहते हैं, बस कमरे में बैठे बैठे वीडियो देखते देखते सोचते हैं कि यहीं से बैठे बैठे तलाक हो जाए, यहीं से बैठे बैठे हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, हम बिना कोई पैसा दिए केस से निकल जाए, तो मैं सोचता हूं कि आपको ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए देख लेना चाहिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। मगर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि आपने ये किया और इधर रिजल्ट आया। अच्छा, ये चीज क्या मैंने खुद ने की है? हाँ, मैं अक्सर अपने केसेस में इसको आजमाता हूं और अक्सर मैंने जितने भी लोगों को अपने कोर्सेज के अंदर इसको गाइड किया है और जब भी गाइड किया है उनके कोर्सेज के अंदर रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आए हैं। इसीलिए हम आपको एजुकेटेड होने के लिए कहते हैं दोस्तों, और इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि आप लॉ की लीगल नॉलेज लें, और इसके लिए हमने भी आपके लिए एक व्यवस्था कर रखी है। वैसे तो चारों तरफ फैली हुई है, पर अगर आप चाहते हैं कि बेसिक गाइडलाइंस के साथ और हमारे केस के प्रॉपर असिस्टेंस के साथ कि जैसे हमारा केस चल रहा है उस इंडिविजुअल केस के हिसाब से हमें असिस्टेंस मिले, तो इसके लिए हमारे मेन कोर्सेज जिसमें मैं और मेरी टीम आपको फुल सपोर्ट करते हैं। पर अगर आपको लगता है मेरा बजट सीमित है और मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपनी तैयारी करूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो आप क्रैश कोर्सेज के ऑप्शन पे जा सकते हैं। हमारे मेन कोर्सेज को जितने भी लोगों ने लिया है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, और अच्छी बात यह है कि वो अपने केसेस के अंदर बहुत बेहतरीन कर पा रहे हैं, या तो वो केस से बाहर आ चुके हैं, आने वाले हैं, और ये बहुत कम टाइम और पैसा खर्च करके वो लोग यहां से निकल रहे हैं। कोशिशें उनकी भी हैं और हम भी उनके पीछे लगे रहते हैं। देखिए, आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पीछे दिया हुआ है, इस पर मैसेज डालिए और कोर्सेज की डिटेल लेके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके उस समाधान के अंदर आपका समस्या का एक ऐसा जरूरी हिस्सा बनूं कि मैं आपको समाधान दे सकूं, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और इस पे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डालिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बात करने का समय दिया जाएगा, उस पर बात होगी। अब आज का मुद्दा समझते हैं। देखिए, इस बात को समझाने के लिए फिर मैं ये कहूंगा, हौसले की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। एक होता है स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। स्त्री धन वो होता है जो स्त्री के उपभोग की वस्तुएं होती हैं, ठीक है। और ये आपके लिए कैसे रामबाण बन सकता है, तो इसके लिए जरूरी यह है कि पहले 2 पॉइंट जरूरी समझ लें, जिससे कि फिर आपको ये हथियार की तरह लगने लगे, और इसके साथ फिर आपको आगे समझाएंगे कि हाँ, आप इसे यूज कैसे करें अपने आप को रिलीफ दिलाने के लिए और जल्दी जल्दी केसेस से बाहर आने के लिए और अपनी पत्नी को रुला देने के लिए। देखिए, एक सिंपल सी चीज है, आप स्त्री धन को पहले समझ लीजिए, जो जानते हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि यही कनेक्ट करेगा आपको इसको एक हथियार की तरह यूज करने का। देखिए, स्त्री धन की लिस्ट जो दी जाती है वो इलीगल होती है। जी हाँ, इलीगल होती है। क्यों? क्योंकि जो दहेज प्रतिशत अधिनियम है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है ये शादी के दिन बनेगी। दूसरी चीज, स्त्री धन का मतलब वो सामान जो पत्नी के उपभोग के लिए दिया गया है, यानी कि अगर आपको कोई गिफ्ट दिया है, आपके माता पिता को कोई गिफ्ट दिया है या कोई और सामान दिया गया है, तो वो उसका पार्ट नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप इस बात को समझ गए तो आप इस चीज को हथियार बनाने में आगे वाले पॉइंट को पूरी तरह समझ जाएंगे, और फिर आपका डाइवोर्स और आपका 498 एक साथ आएगा निकल के बाहर। मुद्दे की बात पे एक दूसरी पे और आते हैं। अब पुलिस आपसे जबरन ऐसा करवा लेती है, साइन कीजिए,
मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है, हमने कई केसेस में देखा है कि आपका बयान नहीं होता है, आपके पड़ोसियों की सिर्फ फोटोकॉपी ले ली जाती है आधार कार्ड या वोटर आईडी की, और पुलिस अपनी तरफ से ही साइन करके और एक बयान बना के लिख देती है। आप उसे भी हथियार बनाइए कि पुलिस ने गलत तरीके से ये बनाया है क्योंकि ये मेरा हिस्सा नहीं है, और अगर आपसे गलत तरीके से बयान करा लिया तो आप आगे जाके कोर्ट में किसी भी स्टेज पे कह सकते हैं ये मेरा बयान नहीं है, मुझसे जबरदस्ती पुलिस ने टाइप किया और साइन करा लिया, मैंने अपनी तरफ से बयान नहीं दिया था। अब सीधी सीधी बात करते हैं कि स्त्री धन की लिस्ट का आप करेंगे क्या हथियार के रूप में। तो आपको यह करना है कि आपको वहां पर लिस्ट दी जाती है, पर मजे की बात यह है कि कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति से 406 में तब तक डिमांड नहीं कर सकता। 406 ही होता है ना स्त्री धन के लिए, याद तो है ना। तो 406 में किसी से भी अपनी प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट, कोई भी एसेट डिमांड तब तक नहीं कर सकता है जब तक उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, या फिर वो ये साबित नहीं कर दे कि उसने कब, किस वक्त, किसके सामने, किस स्थान पर और कहां पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना सामान दिया था। ये दोनों कंडीशंस वहां बाउंडेड हैं। तो यानी कि जो स्त्री धन की झूठी लिस्ट बनाई गई है उसके अंदर कोई भी सामान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व कैसे होता है? बिलों से। अभी रुक जाइए, बिल सुनते ही कई लोग कहते हैं अच्छा फिर तो तय हो गया स्त्री धन। नहीं साहब, उसके बाद भी ये बताना जरूरी है कि ये स्त्री धन का जो है समस्या, इसके एग्जिस्टेंस को तो आपने दिखा दिया कि हाँ है तो सही, कोई ऐसा सामान हुआ तो है, पर कहां पर है। अब मजे की बात यह है कि दोनों बातें है ही नहीं, क्योंकि कहां पर है यह साबित करना भी जरूरी है। ये सिर्फ कह देने से मैंने सास को दिया था उसके पास रखा है, पति को दिया था उसके पास रखा है, से साबित नहीं होता है। उसका पूरा प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। फिलहाल इन दोनों बातों का तो वैसे भी कोई ज्यादा मोल नहीं है, पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। पर अब आते हैं हम मेन हथियार पे। देखिए, कुछ मत कीजिए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं ये लोग। फर्जी बिल लगाते हैं। फर्जी बिल किसे कहते हैं? फर्जी बिल वो होते हैं जो टैक्स पेड नहीं होते, जिसके अंदर सर्विस टैक्स पहले हुआ करता था, अगर आपकी पुरानी शादी है तो, जीएसटी, जो कि 2018 की नोटबंदी के बाद लागू हुआ था। तो जीएसटी के अंदर अगर आपका कोई भी मैटर दिखाई देता है, या सर्विस टैक्स के अंडर आपका कोई भी मैटर दिखाई देता है जो कि फर्जीवाड़े की तरफ जा रहा है, यानी कच्चे बिल, आपके स्त्री धन में अगर कच्चे बिल लगे हुए हैं, बकायदा दुकानदार के पास एक ग्राहक बन के जाइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उससे उसके बयान लीजिए, क्या वो आपको फर्जी बिल और भी बना के दे सकता है, जैसे पुराने ग्राहक लेके गए थे जो कि आपके ससुराल वाले हैं। आप उससे बात कीजिए, चाहे कपड़े वाला हो, ज्वेलरी वाला हो, या कोई भी हो। और वो फर्जी बिल क्या होते हैं? या तो टैक्स पेड होते हैं, पर उनपे टैक्स पेड दिखाते हैं, टैक्स पेड होते नहीं है, उनका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर। यानी कि वो पूरी तरह से आपके पास जो आए हैं बिल, वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पे टैक्स पेड दिखाए जा रहे हैं, अंदर से नहीं है वो। इसके लिए आप आरटीआई भी लगा सकते हैं, जो कि जनरली इसके लिए आसानी से जवाब मिला है। मेरा तो अनुभव यही है, आसानी से जवाब मिला है। उन दोनों को क्लब कीजिए। वो जो आपका व्यापारी है, लड़की का जिसने सामान की कच्चे बिल पहले लड़की को दिया था, उससे जो आपने जबरदस्ती ग्राहक बन के कि मुझे भी एक फर्जी बिल बनवाना है, आपने उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया, और इधर जीएसटी में उसका रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, वहां उसकी शिकायत भी कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी चालू कर सकते हैं। और फिर इन दोनों को आधार बनाकर अगर आप कोर्ट में उन व्यापारियों के बयान कराने बुलाते हैं, मैं गारंटी कर रहा हूं आपके पक्ष में बयान करेंगे। लड़के वालों के लिए साफ कह देंगे साहब हमसे गलती हो गई, माफी मांगने लगेंगे। और आप उन्हें ये एश्योर कीजिए कि अगर आप गवाही देते हैं, कोर्ट में आते वक्त ही कह दीजिए, आने से पहले मत कहिएगा, वरना फिर लड़के वालों की तरफ ही वो टीम की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा भी अनुभव हमें है। तो अगर कोर्ट में वो आते हैं और उस वक्त आप कहते हैं अगर आप मेरी तरफ से गवाही दे देंगे तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की प्रार्थना करूंगा कोर्ट से, और आपको सेफ कराऊंगा, अदरवाइज मेरे पास जीएसटी डिपार्टमेंट का भी रिकॉर्ड है, फिर वहां भी कंप्लेन करूंगा। 1 मिनट में तड़ 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 आपके लिए सब कुछ बोलना शुरू कर देगा। जैसे ही वो उसने आपके पक्ष में बयान दिया कि हाँ साहब इन्होंने मुझसे फर्जी बिल बनवाया था, मुझे परेशान करके या धमका के, कुछ भी कह के, लड़की वालों के अगर उसने आपके पक्ष में बयान दे दिए कि लड़की वालों की इसमें गलती है, जानते हैं दोस्तों इसका अपराध की श्रेणी क्या है? मान लीजिए ट्रायल कोर्ट के लिए अक्सर आपकी उम्मीद रहती है कि वो तो लड़की का ही पक्ष लेते हैं, वो नहीं मानते हैं। कुछ लोग अक्सर इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे रिजल्ट्स ट्रायल कोर्ट से भी निकाले। तो मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, पर ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रायल कोर्ट्स नहीं करेंगे। आप अगर वहीं एक्शन लेंगे तो भी फायदा होगा, और अगर उसका एक्शन वहां नहीं भी हुआ तो आप जब भी अपील करेंगे तो अपील में पक्का लड़की वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजे की बात यह है, एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई, जिसको आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। यानी कि 490 डे का केस नहीं रहा, अब कन्वर्ट हो गया आपराधिक षड्यंत्र में।
अब आपका 490 का केस खारिज करना पड़ेगा कोर्ट को इन वजहों से। पर क्या होता है कि ये जो एटम बॉम्ब है ना, इसको आप संभाल के रखते हैं अपनी जेब में और इसको बाहर नहीं निकालते हैं, कोर्ट को नहीं दिखाते हैं। इसकी रेलेवेंसी क्या है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्त्रीधन की उसी झूठी लिस्ट की वजह से पुलिस नीचे लिखती है अपनी एफआईआर की जो फाइनल रिपोर्ट होती है, यानी कि जो चार्जशीट के वक्त जमा कराती है, उसमें क्लियर लिखती है कि प्रथम दृष्टया पाया गया या प्रथम दृष्टया साबित होता है, प्राइमा फेसी वैल्यू जो उसके साथ जोड़ते हैं पुलिस वाले, वो इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि आपसे या तो स्त्रीधन की रिकवरी हुई है, जिसको ये मानना लिया जाता है, मनवाया जाता है कोर्ट के सामने कि देखिए स्त्रीधन का इनके पास था, लड़की की शिकायत जायज थी तो इस वजह से ये हुआ। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि 498 तो आप पर चल ही नहीं सकता था। असल में आप 406 का मुकदमा लड़ रहे हैं 498 के नाम पर। अगर उसको वहीं डिमोलिश कर देंगे तो 498 के पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। 498 की स्थिति में लड़की कुछ दिखा ही नहीं सकती है, ना क्रूरता दिखा सकती है, ना डिमांड दिखा सकती है, वर्बल बोला है, पर उसकी स्थिरता किस पे टिकी हुई है? जो बेस है 406 का है। आज अगर ये तरीका अपनाओगे ना, कभी 6-8 महीना साल भर ले जाओ, केस लंबा नहीं चलने वाला, आराम से निकल जाओगे। और मजे की चीज ये है, आजमाया हुआ तरीका है जो हमने खुद ने भी आजमाया है, कई लोगों को कोर्सेज में इसको अप्लाई करके और उनको रिजल्ट निकलवा के दिया है। आप क्यों नहीं करते? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वीडियो में आज आपको कितना फायदा नजर आया खुद के लिए। थैंक यू।